नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज सुबह से ही देश का सियासी पारा हाई है। चारों तरफ सिर्फ इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ चुकी हैं। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया 2024 पश्चिम बंगाल से वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को ये सब कुछ कहना पड़ा और करना पड़ा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 28 दलों वाला इंडिया गठबंधन में आज पहली बार एक टूट के संकेत मिले हैं। जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि वह 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दूं, मैं कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी टीएमसी से बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने यह बयान दे दिया। पहले यह कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और 2 सीटों का ऑफर उन्होंने कांग्रेस को दिया था, जिसका वो इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच ममता बनर्जी का यह बयान आ गया। अब इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस ग्रे कार्ड में। यही इस शो का फ्लेवर है, ग्रे कार्ड। ग्रे कार्ड में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का सच क्या है, क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा किया, क्या कारण है, उनको खंगालने की कोशिश करते हैं। क्या नीतीश कुमार इसकी जड़ में है या फिर अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी से वो नाराज है, ये इसकी वजह है, या फिर कोई और वजह है, जिसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में हमारे 2 मेहमान रहेंगे। बीजेपी से हमारे पास में अनिल गोयल, जो बीजेपी नेता है, वो हमसे बातचीत करेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नीरज राज, ये हमसे बात करेंगे। नीरज जो है टीएमसी की राजनीति पर बाकी बहुत ही बारीकी नजर रखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि टीएमसी की राजनीति कैसी है, किस तरफ चलती है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रे कार्ड में, और अनिल गोयल जी, आपका भी स्वागत है ग्रे कार्ड में। अनिल गोयल जी, सुन रहे हैं आप मुझे? अनिल गोयल जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। आपके हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अनिल गोयल जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, बदले बदले हुई आपकी तो? नहीं नहीं नहीं, हमें तो देश का विकास अच्छा लगता है। हमें भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अच्छी लगती है। हमें हर गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, वो अच्छा लगता है। हम इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। अरे 2024 के चुनाव से पहले ही जो है इंडिया गठबंधन में टूट हो गई एक तरीके से। जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, आपको तो अच्छा लगना चाहिए। चलिए, इंडिया गठबंधन कुछ तो कमजोर हुआ। अजय जी, हम अपने विरोधियों को कमजोर होना नहीं चाहते, लेकिन समझदार चाहते हैं। जो भी लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रहना जरूरी है, लेकिन समझदार विपक्ष की आवश्यकता है। समझदार विपक्ष, समझदार आप समझदार विपक्ष यानी कि आप ये मत कह रहे हैं कि विपक्ष जो है समझदार नहीं है, इंडिया गठबंधन समझदार नहीं है, इसलिए टूट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होने वाला है? कोई नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? नहीं अजय जी देखो, सही बात ये है कि ये जो गठबंधन कहो, ठगबंधन कहो, जो मर्जी कहो, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये एक बार इकट्ठे तो हुए, लेकिन इकट्ठे होने में सबके अपने अपने स्वार्थ थे। किसी का हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, किसी का देश के गरीबों से डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। ये सब अपना अपना हित साधने के लिए इकट्ठे हुए थे, और जब इनके अपने हित साधने शुरू नहीं हुए तो ये आपस में बिखरना शुरू हो गए। मैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कहता हूँ। कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, गुलाम नबी आजाद अलग हुए, अब मिलन देवगौड़ा अलग हुए। कांग्रेस के बहुत से कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पहले तो कांग्रेस अन्याय कर रहा है उसने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अब अन्याय कर रही है अपने गठबंधन के लोगों के साथ। आप गठबंधन के लोग शामिल हैं, ना उनसे बात करती है, ना उनसे चर्चा करती है, ना सीट शेयरिंग की बात होती है, ना गठबंधन के लोगों की सुनी जाती है। तो ये जो कांग्रेस जो है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रही है, वो नारा दे रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये उसके कर्म जो है वो कर्म है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, और उन कर्मों का फल वो भोग रही है। कभी कहीं भी कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड नहीं है। भगवान राम सबके हैं, लेकिन भगवान राम को गाली देंगे।
भगवान राम सबके हैं, जो सनातन धर्म को गाली दें उनके गले में लगाएंगे। भगवान राम सबके हैं, जो हाँ, भगवान राम को गाली दे दी इंडिया गठबंधन ने। वो तो जो है कहते हैं कि हमारी भी अध्यात्म में आस्था है, हम भी भगवान में आस्था रखते हैं, हम बाद में जाएंगे अयोध्या। अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं, वो भी हिंदू है, अपने आप को हिंदू मानते हैं। आप देखिए ना, सभी अपने को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो राज ठाकरे हो या फिर मैं अखिलेश यादव की बात करूं या कांग्रेस से राहुल गांधी की बात करूं या अरविंद केजरीवाल की बात करूं। ये सभी लोगों ने अलग तरीके से बताया कि अपनी अपनी जगह उन्होंने जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। तो कहाँ है, कौन कहाँ गाली दे रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं अजय जी, मेरी बात नहीं। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अब वो पुरानी बात हो गई ना। अभी जो स्थिति है, अभी जो देश की स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें जो है आज के समय में हर कोई अपने आप को राम भक्त साबित करने में लगा हुआ है। सभी बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं या हम राम भक्त हैं। खैर, फिलहाल यह है कि इंडिया गठबंधन की इस टूट के बाद भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए, उनको जो है खुशी बढ़ जानी चाहिए। चलो, कुछ तो कमजोर हुआ इंडिया गठबंधन। खैर, मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं नीरज जी को। नीरज जी, आपको पूरा मामला पता होगा क्या हुआ है। पहली प्रतिक्रिया, जैसे ही आपने सुना कि ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, क्या वजह मानते हैं आप, क्या लग रहा है? यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी चीज है, अभी गोयल भाई जी कह रहे थे, यहाँ पर स्थिति हो गई भानुमति का रोड़ा इन्होंने सुनाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हो गया अजय भाई कि तू डाल डाल मैं पात पात हो गया। यहाँ पर ये हो गया कि बेशक इस चीज को पूरा मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। बंगाल देश का ऐसा प्रदेश है ना, तो वहाँ की राजनीति सबको समझ में आने से परहेज हो जाता है। अब बताइए, 2019 को लेकर चलते हैं, अगर टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ लड़ती तो भाजपा की स्थिति जो पिछली बार 18 रही है, वो 18 वहाँ के लोकल नेता जो थे, टीएमसी के प्रदेश के नेता विधायक थे अर्जुन सिंह, उनको भाजपा में जाने और दिनेश त्रिवेदी को चुनाव हराने से संबंधित था। वो उस चीज को मीडिया से आप भी जान रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम ट्वीट किए थे आपके साथ में यहाँ भी चैनल पे, ठीक है। अब वहां पर अगर कांग्रेस एक साथ लड़ती तो भाजपा मजबूत होती। अब कांग्रेस और सीपीएम इनसे अलग लड़ेंगे टीएमसी से, तो बीजेपी को जो स्पेस मिला था वो स्पेस खत्म हो जाएगा। और वहां पर फिर ममता बनर्जी 30 से 34, 36 सीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फिर मैं मिलूंगा ही आपसे 3 महीना बाद चुनाव के दौरान भी, ठीक। अब वहां पर नुकसान होगा किसको? 18 सीट से भाजपा नहीं कर रहा हूं 0 पे आएगी, 2 से 3 सीटों पे आएगी, क्योंकि वर्तमान में उसके बीजेपी के नेता भी वहां पर नहीं है। मोदी जी हैं राष्ट्रीय नेता, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बंगाल की जनता चुनाव को उत्सव के रूप में देखती है। अभी पिछला 2021 का चुनाव आपने भी देखा कि भाजपा के 500 नेता, 45 मंत्री, खुद मोदी जी, गृह मंत्री जी, तमाम कितनी रैलियां हुई वहां पर, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने काम पर वहां पे सरकार बनाया, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। दूसरा एक मामला है, ऐसा ही एक प्रदेश है पंजाब जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगी तो बीजेपी जो नहीं है वहां पे स्पेस मिलेगा। और इस समय जो समीकरण वो चल रहा है कि 89 के बाद से देखा जाए तो कांग्रेस अन्य प्रदेशों में स्पेस देती गई और भाजपा मजबूत स्थिति में आती गई। जैसे कि गोयल भाई ने हमारे कहा है कि कांग्रेस से लड़ाई, यह नहीं भूलना चाहिए भाजपा को कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो 543 सीटों पर है। भाजपा अब भी लगभग 100 सीटों पे कहीं है नहीं, 443 पे ही बात होनी है। इन्होंने बात कहा, बहुत बढ़िया लगा हमको, मुलायम सिंह का जिक्र किया। सब लोग सुनते हैं कि भाई मुलायम सिंह सनातनियों के हत्यारे रहे हैं, इसलिए सबको एक मिला दे रहा हूं मैं। लेकिन भाजपा को यह देश के सामने अब बताना पड़ेगा कि कोठारी बंधुओं की शहादत हुई थी कार सेवक के तौर पे, तो उन कोठारी बंधुओं के हत्यारा मुलायम सिंह यादव थे। भाजपा कहती है रेपिस्टों के सपोर्टर है, भाजपा कहती है, तो कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी उनकी हिस्ट्री में पूर्णिमा कोठारी को इन्होंने, उनकी बहन है, सम्मानित भी किया है, और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण भी दे रहे हैं। यह समझ से परे की चीजें हैं। अब आइए पॉइंट पे, देश के अंदर कांग्रेस अगर अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, अकेले दम पे, तो भाजपा के लिए कड़ी टक्कर देगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना कि जनता ये जानना चाह रही है, हताश हो चुकी है कि गठबंधन में अगर कांग्रेस आती है तो उसके तरफ झुकाव नहीं हो रहा है।
झुकाव इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को ये नहीं पता है कि पता नहीं इस बार चुनाव लड़ी तो अगली बार लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। ये केंद्र का चुनाव हो रहा है, किसी प्रदेश का नहीं हो रहा है। तो मैं इस चीज को इंडिया गठबंधन की मजबूती मान रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कमजोर हो जाए, भाजपा के लिए खतरा है ये। वहां पर सीटें कम हो गई भाजपा की, इस चीज को एकदम जमीनी हकीकत पर चर्चा करी जा सकती है। नहीं तो इस तरह से मुंह नोचने के लिए तो कोई भी नोच लेगा। यानी कि जो कुल हमारी समझ में आ रहा है नीरज जी, आप जो बताना चाह रहे हैं कि चाहे ये साथ में लड़े या अलग अलग लड़े, रहना इनको एक साथी है जी। यानी कि चुनाव के परिणाम के बाद भी ये साथ में आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, यानी कि ये रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी को किसी भी तरह से स्पेस नहीं देना है, जीतने नहीं देना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि तुम गाल डाल तो मैं पात इनके हर एक्टिविटी को इंतजार था तभी इंडिया गठबंधन के दलों का, जहां तक मेरा आकलन कर रहा है। राम मंदिर के प्रतिष्ठा तक का, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश जो है राममय हो गया, लेकिन भाजपा को अंदेशा था कि वो मोदीमय हो जाए। क्योंकि आपने भी देखा होगा जितने बड़े बड़े चैनल थे उसमें ये दिखा रहे थे मोदी जी ने भगवान श्री राम को सिर झुकाया, मोदी जी ने दिया दिखाया। अरे जो 90,000 साल से धर्म, सनातन धर्म चल रहा है, उसका ठेकेदार कोई एक पार्टी नहीं हो सकती है। लेकिन मोदी में तो देश हुआ नहीं। अब उसके बाद अब क्या होगा, धर्म आस्था से जुड़ा है और आस्था बलवती होती है धर्म के हिसाब से। जब शंकराचार्य या गोविंदाचार्य, आपके अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी इन कार्यक्रमों के हिस्सा होते तो कांग्रेस अजय भाई ऐसे तिनका की तरह उड़ा के फेंक दी गई होती देश में। लेकिन अब क्या है, आस्था से धर्म बलवती होता है, धर्म से आस्था। लेकिन पेट को जब रोटी रहता है, हाथ को काम रहता है, तभी मतलब आगे का विकास और डेवलपमेंट होता है। 80 करोड़ लोगों को राशन बांटकर गरीबों की संख्या बताने का काम किया गया है, गरीबी खत्म करने का काम नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, हम नीरज जी, क्या इसकी जड़ में कोई और दूसरी वजह नहीं हो सकती जो ममता बनर्जी ने इस तरह का फैसला किया? नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो देना या संयोजक बनाने की बात चल रही थी, उससे नाराज थी ममता बनर्जी, या फिर अधीर रंजन चौधरी की जो बयानबाजी होती है जिससे एक अलग तरह का मैसेज जाता है, जैसा कि हेमंत सोरेन ने भी इसका विरोध किया था, कभी इस तरह के बयानबाजी अधीर रंजन चौधरी ना दे लोकसभा, है ना? तो ये जो दो चीजें हैं, और वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी ममता बनर्जी, क्या ये भी एक वजह है जो कांग्रेस चाहती थी कि वामपंथी भी साथ में आ जाए? आपके दोनों चीजें हैं। ममता बनर्जी उस वामपंथियों के साथ कभी नहीं आना चाहेंगी जिसके साथ 34 साल तक वो लड़ाई लड़ी। उनकी वामपंथ से इतनी घृणा थी कि जब ये 11 में मुख्यमंत्री बनती हैं, उन्होंने कसम खाया था कि मुख्यमंत्री बन के ही मैं आऊंगी 99 में। तो जब ये गई थी, बताते हैं लोग कि वहां पर ये पैरों से कुर्सी और टेबल को तोड़ रही थी। अब आप समझ सकते हैं कितनी नफरत उन लोगों से रही। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने बड़ा रिगार्ड किया वामपंथ का, और उसके बाद वामपंथियों को क्या हाल हुआ वहां पर कि तुरंत वो सभी आकर, और कांग्रेस से जो लोग थे वो देखे कि ममता बनर्जी मजबूत हो रही है, वो बीजेपी की तरफ आ गए। तो बीजेपी, कांग्रेस इसमें गलती कर रही है। कांग्रेस गलती क्या कर रही है कि केरल में सीपीएम के साथ और बंगाल में भी सीपीएम के साथ, यह भी है कि केरल में भी सीपीएम इसके साथ, कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर सकती, और इससे नुकसान कांग्रेस को पर्सनली होगा। लेकिन जो लोकल दल जो रहेंगे वहां पे ना, वो मजबूत होंगे, बीजेपी को स्पेस नहीं मिलेगा। वही हाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी खुद 30 से 35 सीटों से ज्यादा पे चुनाव लड़ते हैं अजय भाई, भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है 60 से 65 सीटों पे। अगर वो 30 और 35 सीट में रहते हैं तो भाजपा को आप 25 से 30 सीटों पर रोक सकते हैं। एकदम जमीनी आकलन बता रहा हूं मैं, भाग्य भी भविष्य वक्ता नहीं हूं, हकीकत की बात कर रहा हूं। लेकिन है क्या उसमें कि सपा से, बेशक सेकंड पार्टी है, तो सपा से खुन्नस खाए हुए जितने मतदाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा सपा लड़ेगी तो उसको वोट न देके भाजपा पे ही चढ़ जाएंगे। कांग्रेस जब मजबूत स्थिति में आएगी, आज के देश में जनता भी, भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस मजबूत हो, एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है और मजबूत सरकार का भी। कांग्रेस से क्या है, वर्ग कार्यकर्ता इसके हर जगह है, देश के हर बूथ पे लगभग आप पाएंगे। ठीक ठीक ठीक। अनिल गोयल जी, छोड़िए अनिल गोयल जी। हाँ जी बोले। ये नीरज जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भैया जो है बीजेपी को स्पेस नहीं देना है, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया है। आपको स्पेस नहीं मिलेगा बंगाल में, जो आप सोच रहे हैं फायदा मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। अजय जी, सही मायनों में हमारे जो विश्लेषक महोदय हैं
वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव टीएमसी और कांग्रेस की तरफ है, निष्पक्षता की तरफ झुकाव नहीं है। अरे एक बात, दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी बिल्कुल वामपंथियों का जो विषय है कि बिल्कुल ममता जी कह रहे हैं कि मैं 35 साल से संघर्ष करी थी, वामपंथियों के साथ नहीं लगूंगी, लेकिन जिस दिन ये गठबंधन बना था उस टाइम भी तो वामपंथी थे, उस टाइम भी तो कांग्रेस थी, उस टाइम भी तो ममता थी। इसलिए इस टाइम इनको गठबंधन तोड़ने के बहाने, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन वालों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी सुन नहीं रही है, उनके साथ बैठ नहीं रही है, उनके साथ साझेदारी नहीं कर रही है, इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। वो अलग है कि वो कोई ना कोई बात बना करके इस तरह से बात बना रहे हैं। और जहां तक स्पेस देने की बात है, तो अभी विधानसभा के अंदर चुनाव हुए हैं, बंगाल में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों को जीत कर आई है, नंबर 2 की पार्टी बनी है। इसलिए अगर हेलो वो 73 कह रहे हैं, 73 सीटों में जीत कर आया। जो ये कह रहे हैं इसको मान लें, मेरा इसका मतलब वहां पर आज जो है भाजपा मुख्य विपक्षी दल है बंगाल के अंदर, और जबकि भाजपा पहले सिर्फ 3 सीटों पर होती थी, तो भाजपा ने वहां पर पाया है, खोया कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वहां पर कांग्रेस का जनाधार खत्म हुआ है, कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई है, तो इसलिए वहां पर कांग्रेस ये दोनों गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, इस पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इन्होंने जो कहा है पंजाब के अंदर भी अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समझौता हो रहा है, पंजाब में समझौता नहीं हो रहा, तो ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि अपने जहां इनका अपना मतलब हल हो रहा है वहां तो एक साथ बैठ रहे हैं, और जहां टकरावट है वो आपस में टकरा रहे हैं। तो किस बात का गठबंधन है? आप अभी ने कहा था कि लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, अब नीतीश से इनके गठबंधन के साथी हैं जो संयोजक हैं, एक तरह से वो बनाया नहीं इन्होंने, अलग बात है, लेकिन भूमिका उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप ये बात देखेंगे, चोर चोर मोसेरे भाई, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के तो इनको भ्रष्टाचारी है। आपने जैसे अभी नीतीश कुमार का जिक्र किया अनिल गोयल जी, आपके लिए तभी मैंने कहा कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों हाथों में लड्डू हैं, और निगाह जो है अखिलेश यादव पर भी आपकी हो सकती है। नीतीश कुमार को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जब से देश के गृह मंत्री का बयान आया, एक इंटरव्यू में कहा कि दरवाजे खुले हैं, तो नीतीश कुमार पे चर्चा चली रही थी, दूसरे में ममता बनर्जी का ये बयान आ गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तभी मैंने कहा बल्ले बल्ले हो गई। अब इनकी जो रणनीति है वो कैसी है कैसी नहीं है, वो तो जो है अभी धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, पता चलेगा क्या होता है, किसको स्पेस मिलता है किसको नहीं मिलता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये रणनीति का हिस्सा है नीतीश कुमार का इस तरह से बयानबाजी करना या इस तरह से स्टेप उठाना, या ममता बनर्जी का इस तरीके से फैसला लेना, ये इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है, या फिर वाकई इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, लोग टूट रहे हैं, गांठें खुल खुल कर सामने आ रही हैं। नीरज जी, वाकई कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि इस बार चुनाव जो है बहुत अलग तरीके से लड़ा जाएगा? इंडिया गठबंधन जिसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन महागठबंधन। जी अजय भाई, मैं शुरुआत में ही बोल दिया कि तू डाल पास, और आश्चर्य होता है। अब बताइए, एक अनिल भाई एक परिपक्व प्रवक्ता है बीजेपी के, और यही डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं कांग्रेस का हूं कि टीएमसी की पक्ष कर रहा हूं। भाई साहब देखिए, आप सरकार में हैं, और कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ज्यादा से ज्यादा या पत्रकार जो है ना, विपक्ष की चीजों को रखना चाहता है, क्योंकि आप तो हैं ही सामने सबके, सब चीजों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। या रही बात बंगाल के चुनाव की, मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूं, देश के अन्य प्रदेशों से बहुत ही डिफरेंट वहां का चुनाव है और वहां का एटमॉस्फियर है। इसको समझने की जरूरत है। लोग उत्तर भारत में इधर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बैठ के नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 75 सीटें वहां पर आ गई थी, 75 सीटें क्यों आई? कांग्रेस और सीपीएम के कैडर बीजेपी पे मैं पूरा समय दिया हूं वहां पर। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर ले रहा हूं, ये तो ठीक है, अपना अपना आरोप। अब आइए, आपने कहा नीतीश कुमार का, जिस दिन लल्लन सिंह को नीतीश कुमार हटाए उस दिन पूरा का पूरा चर्चा चलने लगी थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और मोदी जी का कार्यक्रम होना था मोतिहारी में, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिर कार्यक्रम चलता रहा, नीतीश कुमार का युवा दबाव बनने लगा कि इसमें आपका इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक बनाया जाएगा, वो बनाने की पूरी भी संभावना है और बनेंगे भी। तब तक लोग समझते थे कि
आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने भी बोल दिया कि ऐसा कोई इस बात नहीं बंद नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि राजनीति में न कोई आखिरी पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है। लेकिन मैं आंकड़ा लगाया था कुछ चैनलों पर कि मामला दूसरा है, 22 तारीख के बाद ही निकल के आएगा। पिटारा खुला, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा कर दी गई। यह बहुत खुशी की बात है। वह वहां पर 35% जो ओबीसी हैं उनको साधने की बात। लेकिन हकीकत यह है कि वहां की जनता भी जान रही है कि भाई 10 सालों में कर्पूरी ठाकुर जी आपको याद तो नहीं आए। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसी शख्सियत है अजय भाई कि वो जिस तरफ रहेंगे, बेशक उनको सब लोग पलटू राम कह लें, लेकिन किसी भी स्थिति में जिधर भी रहेंगे पलड़ा उधर ही भारी रहेगा। और आज नीतीश कुमार के साथ ही छोटे भाई के रूप में भाजपा काम करी है। नहीं कहता हूं कि भाजपा वहां पे है ही नहीं, लेकिन आज कांग्रेस, जदयू और राजद अगर ये वहां पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी स्पष्ट है अनिल। लेकिन एक बात तो मानेंगे अब नीरज भाई, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ तो है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे अभी आपने कहा कि 543 सीटों पर जो है कांग्रेस के अपने उम्मीदवार हैं या कांग्रेस है, वहां पर ये जो छत्रप पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो है कांग्रेस के छाते के नीचे आकर खड़ा नहीं होना चाहती। चुनाव नहीं, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर एक कुछ ना कुछ तो तल्खियां हैं। दूसरा जो समझ में आता है कि छत्रप पार्टियां कांग्रेस की मॉनिटरिंग नहीं चाहती या उसको आंखें दिखा रही हैं, या फिर एक तरीके से कांग्रेस को ब्लैकमेल करके निचोड़ रही हैं कि कांग्रेस को छत्रप पार्टियों के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अन्यथा जैसे अभी ममता बनर्जी ने किया। जी बिल्कुल आप सही जाकर कह रहे हैं। देखिए है क्या ना कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों में जितने लोग 27-28 लोग जुड़े हैं सब अपने अपने प्रदेश के मठाधीश हैं, और उनके मन में भी ये है कि अपने प्रदेश में मुझे प्रदेश की राजनीति करनी है और उसमें केंद्र की राजनीति करने की क्षमता किसी की नहीं है। जैसे कि ये वही लोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जिन जगहों पर है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन प्रदेशों में भी कांग्रेस इन लोगों को एंट्री नहीं दे रही है, न मानने देगी। तो उसके बाद कांग्रेस का ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा करीब हम 10-15 दिन पहले ही आंकलन लगते हैं बोल दिए थे चैनल पे कि कांग्रेस कम से कम 300 से 350 सीटों पे लड़े। तभी 2 दिन पहले ममता जी ने भी इस चीज को बोला था कि 300 सीटों पे कांग्रेस लड़े। तो कांग्रेस इस प्रयास में है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में विपक्ष में हैं, जिससे कि बार्गेनिंग करने में भी हमको सहूलियत होगी। देखिए अजय भाई, एक बार में और एक चुनाव में बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, आपने कहा था मिस कर गया था अधीर रंजन चौधरी, या आपके आ जाइए दिग्विजय सिंह, अभी आपके इनके जितने भी कुछ ऐसे नेता हैं कभी कभी ऐसी चीज बोल जाते हैं जिससे कि भाजपा लपक लेती है। क्यों लपकती है उसका कारण है 95% लगभग नेता कांग्रेस के ड्राइंग रूम वाले हैं और 14 के बाद से 95% भाजपा के नेता जमीन वाले हैं। बेशक वो इंप्लीमेंट योजनाओं को कराए न कराए, लेकिन हैं। और मैक्सिमम नेता कांग्रेस के जो बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी का एक कैडर भी कांग्रेस में नहीं आया है। तो बीजेपी की को हर चाल कांग्रेस की समझ में आ रही है, लेकिन बीजेपी की चाल कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। समस्या कांग्रेस के पास ये हो जा रही है, कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो रणनीति बनाने की क्षमता है यह कम है। एक यात्रा इनकी निकली है, आपका भारत जोड़ो यात्रा का जो निकला है मणिपुर से। अब देखिए अगर वही यात्रा बीजेपी का निकाला गया होता, जैसे सरकारी योजना बीजेपी की चली थी, मोदी की गारंटी के साथ गारंटी वाली गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, वो तो टोटल योजना भारत सरकार की थी, लेकिन बीजेपी ने उससे एकदम अपना इवेंट बना लिया। सरकारी तंत्र पे बीजेपी के नेता पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इसको चाहिए था कि पूरे गठबंधन के दलों को रामलीला मैदान में बुलाए, वहां पे 25-50 हजार लोगों को करे, वहां से यात्रा की शुरुआत करती। या दूसरा ऑप्शन था कि जिस दिन इनका इंडिया गठबंधन बना है तब तक देश में सैकड़ों रैलियां हो जानी चाहिए थी। केवल अनिल भाई सही कह रहे थे कि हम योजना, भाई उस योजना को आप बताएंगे जमीन पर जाकर रैली करके तब लोग समझेंगे, नहीं तो 18-19 में ही इस सरकार ने आरटीआई पे भी बैन लगा दिया है, शीत सत्र में ही, मानसून सत्र में। तो जो सरकार बताएगी वही चीज जनता को मानना पड़ेगा, और आप सरकार से कुछ डाटा ले नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मजबूत तो सरकार चलेगी ही चलेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि कांग्रेस की बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, रणनीति ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही है।
तो ये आखिरकार नहीं, लेकिन अब इंडिया, हाँ बोलिए। नहीं तो ये जो अब कांग्रेस पार्टी आखिरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही है? ये ईगो आड़े आ रही है क्या? लोगों का मन बड़ा नहीं है इन क्षेत्रीय पार्टियों का, ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते आपस में। सभी को लग रहा है कि मतलब एक मत नहीं हो पा रहे हैं, एक रणनीति के तहत नहीं चल पा रहे हैं। देखिए 2009 में उत्तर प्रदेश में बहुत फिक पेटी सपा भी थी, कांग्रेस को 4 सीटें दे रही थी मुलायम सिंह जी से। कांग्रेस उस समय 5 सीट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस को 5 सीट नहीं दिए। कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ गई और 21 सीट लेके आई थी। 22 सपा या बसपा की सीटें थी, 21 सीट लाई थी। देश की जनता, कांग्रेस को पार्टियों से ज्यादा देश जनता के बारे में सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर ये 543 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दें तो एक बड़े दल के रूप में आएंगे। ये भाजपा से नीचे रहेंगे लेकिन बड़े दल के रूप में रहेंगे, और जो क्षेत्रीय छत्रप रहेंगे तो उसमें से ममता जी भी कांग्रेस में से गई है, जगनमोहन रेड्डी भी कांग्रेस में से गए हैं, शरद पवार भी कांग्रेस में से गए हैं, तो तमाम नेता, संगमा की जो लड़की है अजता संगमा, वो भी कांग्रेस में से गई है। तो मैक्सिमम नेता तो कांग्रेस में से गए हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी बंगाल की राजनीति उनको करनी है, 99 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वो अनर्गल बयानबाजी कर देंगे। 2 चीजें हो सकती है, या बढ़िया हिंदी न आना उनका ले डूबता है, या जो भी चीजें हैं उनकी, तो कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं पे लगाम लगानी पड़ेगी। यानी कि नीरज भाई, कुल मिलाकर यह है कि जो सीटों की जो शेयरिंग को लेकर जो तलखियां हैं, मुश्किलें हैं, यानी कि जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं, उसकी जड़ में सिर्फ यही है कि ये पार्टी हमसे आगे ना निकल जाए, या फिर इसका कद ऊंचा ना हो जाए, इसको चुनाव में ज्यादा फायदा ना मिल जाए, इसका वोट परसेंटेज ना बढ़ जाए। यदि इसकी सीटें ज्यादा आ गई तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपस में ही अभी लड़ रहे हैं। जब आपस में ही लड़ रहे हो तो भैया बीजेपी से, एनडीए से कैसे लड़ोगे, कैसे चुनाव लड़ोगे? तो फिर महागठबंधन किस बात का है? यह विगत जनवरी महीने में देखा जाए, 1 महीना लगभग हो गया, दिसंबर से ही, लास्ट दिसंबर से कांग्रेस सहूलियत से सीटों के डिसीजन पे चल रही थी। आपने सुना, देखा भी था कि हर जगह हो रही थी मीटिंग, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है और यह अपने हिसाब से सीट मांगेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जहां तक हमें सूचना मिली थी कि कांग्रेस लगभग 25 से 30 सीट मांग रही थी, और उसका यह था कि जो 2019 में सीट शेयरिंग बसपा के साथ था वैसे करिए। वही हाल जो है कांग्रेस का 8 से 10 सीटों का चल रहा है आपके बिहार में, वहां पे भी सीट मांग रहे। अगर ममता बनर्जी 30-32 सीटों पर लड़ती, क्योंकि उनका उतना आना ही आना है। कुल मिलाकर नीरज भाई, बीच में रोक रहा हूं मैं आपको, पूरे जो फसाद की जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ सीटों की शेयरिंग को लेकर है। यदि ये जितनी भी छत्र पार्टियां हैं सीटों के सामंजस्य पर या फिर शेयरिंग पर एक मत नहीं हो पा रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, तो इनका कैसे भविष्य तय होगा, या फिर ये कैसे एनडीए यानी बीजेपी पार्टी से लड़ेंगे? ये अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहले इनको आपस में ही एक दूसरे की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यही चुनौतियां जो है इनके गठबंधन के टूटने की वजह भी हो सकती है। सीटों का मामला सबसे बड़ा हो सकता है। मैं चलते चलते बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल से लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। अनिल गोयल जी, आपकी अंतिम प्रक्रिया इस शो के लिए कैसे देख रहे हैं और क्या होने जा रहा है? क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? अब आगे की रणनीति क्या होगी? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपने अभियान पर चल पड़ी है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ये कुछ भी करते रहे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है, ये हम पर सांप्रदायिकता आरोप लगाते हैं, और ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अल्लाह की कसम खिलाकर कहती है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। इससे बड़ी सांप्रदायिकता की बात नहीं हो सकती, और उनके खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन भी होना चाहिए। आप एक बात समझे कि इस तरह के बयान को कांग्रेस समर्थन करेगी। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। इंडी कांग्रेस बिना सोचे समझ चल करके उसका खमियाजा उसको उठा रही है। अभी कपूरी ठाकुर के बारे में बात कही, 10 साल हो गए कपूरी ठाकुर याद नहीं आए। अरे भाई, आप तो हमसे 10 साल हो गए कपूरी ठाकुर की बात करें। उससे पहले नीतीश जी, लालू जी कांग्रेस की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो उनको भारत रत्न बना सकते, उन्होंने नहीं बनाया, उनके याद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के हर कदम के अंदर कोई नई नुक्ताचीनी निकालने की जो आदत है, जैसे
राम मंदिर बनाएंगे, हम भगवान मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कमेंट कर दिया। तारीख आ गई, मंदिर का उद्घाटन शुरू हो गया। मतलब कुल मिलाकर के पूरे कमेंट्स पर, बीजेपी पर ये लोग कमेंट्स पर कमेंट्स करते हैं, जबकि बीजेपी काम पर काम लगातार कर रही है। और जनता ये देख रही है कि ये जो लोग हैं वो बीजेपी पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी सिर्फ काम कर रही है। मस्जिदों से फतवे जारी करवाने वाली कांग्रेस बीजेपी को सांप्रदायिकता का नारा लगाती है। हम कांग्रेस से कहते हैं उसने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, क्या वो किसी स्टार पार्टी के निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत है उसके अंदर? चलिए, आप ये वोटों का ठीक है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जनता देख रही है और इस चुनाव में उनको बिल्कुल धूल चटाएगी और ये सब धूल चाटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल गोयल जी, इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी देखा और अभी सुना ग्रे कार्ड में किस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक नीरज कुमार ने पूरा डिकोड कर दिया। अनिल गोयल ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। जो बात समझ में आती है, जो हमारे इस शो का फ्लेवर है कि ग्रे कार्ड, हम सच जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है। इंडिया गठबंधन में लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन को भ्रमित करने के लिए। अंदर खाने सच कुछ और है। ये सब एक ही है, एक मत है। आने वाले चुनाव में इंडिया महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला एक छोटा मामला है, ये होता रहता है, चलता रहता है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको फौरी तौर पर, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप ग्रे कार्ड।